नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री अयोध्या गए हुए हैं। अयोध्या में अभी इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए हैं और वहाँ सप्तऋषियों के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। सप्तऋषि आप जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, उनके अलावा देवी अहिल्या, निषाद राजगुह और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। वहाँ पूजा करेंगे। उनका जो है आज प्रधानमंत्री वहाँ धर्म ध्वजा फहराएंगे शिखर पे, मंदिर का जो शिखर है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। बताया जाता है लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा पर वो थे रोड शो में, और ध्वजारोहण की बाकायदा जो है मुहूर्त निकाला गया है, अभिजीत मुहूर्त। इसी मुहूर्त में कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 11:45 से 12:29 तक ये मुहूर्त है, और इसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री ध्वजा फहराएंगे। पूरा मीडिया भगवान राममय है, और प्रधानमंत्री ये जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। और बता रहे हैं कि ये जो ध्वजा है वो तिकोना भगवा ध्वज है, 10 फीट ऊंचा है और 20 फीट लंबा है। और इसमें भगवान राम की वीरता का प्रतीक चमकता हुआ सूरज, ओम का निशान और कोविदार का पेड़ होगा। यह गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और राम राज्य के आदर्शों को दिखाता है। यह ध्वज मंदिर के शिखर पर पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में लहराएगा, और यहाँ लाखों भक्त यहाँ शामिल हो रहे हैं। उनके लिए प्रसाद का इंतजाम किया गया है। और इस तरह से कहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया। इतिहास क्या कहिए कि इसको जो है युगों युगों तक, जब तक धरती रहेगी, नरेंद्र मोदी याद किए जाएंगे, जैसे अहिल्याबाई होलकर याद की जाती है। ज्यादातर जो हिंदुस्तान में मंदिर हैं उनका ये तो पुनरुद्धार उन्होंने किया या बनवाए, और भी पहले के राजाओं का जिक्र है जिन्होंने मंदिर बनवाए थे। राजतंत्र जब था तब राजा की जो मर्जी वो करता था राजा, और राजा के लिए 2 महत्वपूर्ण काम थे: दूसरे राज्यों पे विजय प्राप्त करना, जो नागरिक थे उनके लिए सुरक्षा देना, और मंदिर बनवाना। क्योंकि तब विज्ञान नहीं था और सब कुछ भगवान भरोसे था। उसके बाद भगवान, ऊपर भगवान और नीचे जो है राजा। इसलिए गीता में राजा के लिए कहा गया कि मनुष्य में राजा हूं मैं। मतलब भगवान राजा जो है वो स्वयं प्रभु है, भगवान। लोकतंत्र है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमने लोकतंत्र को चुना, राजतंत्र को हटाया। ढेर सारे रजवाड़े थे, रियासतें थी। आपको पता ही है कि 562 के ज्यादा रियासतें थी। सरदार पटेल ने उन रियासतों को जोड़ा, एक किया, और भारतवर्ष जो आज है उसका निर्माण हुआ। इस भारतवर्ष में कई हिस्से और जुड़े। सिक्किम जुड़ा, गोवा जुड़ा, और आज का जो भारतवर्ष है उसके निर्माण में आजादी का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। कितनी कुर्बानी दी गई, कितने बलिदान दिए गए, और इसलिए नहीं दिया गया था किसी धर्म विशेष का राष्ट्र स्थापित करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा है इतिहास। राम को लेकर के, शंभू को लेकर के, सबरी को लेकर के कई सारी कथाएं। मैं उन कथाओं में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन जो राम जन्मभूमि है उसको लेकर के खूब विवाद रहे, और उसकी शुरुआत जिस तरह से हुई, किसी ने कल्पना नहीं की थी, शुरू करने वालों ने भी, कि ये स्तर पर, इस स्तर पर चीजें हो जाएंगी। लेकिन शायद जिन्होंने शुरुआत की थी उनके मन में था कि हमको इस स्तर पर ले जाना है, और
बताया जाता है कि बाकी काफी चर्चित किस्सा है ये कि कुछ लोग थे, एक थे महंत दिग्विजय नाथ, एक थे आईएएस ऑफिसर के नायर, उनके अलावा वहाँ के एक जो है राजा थे, रूरल लोकल रियासत के, और थे करपात्री महाराज भी बाद में जुड़े। उनका रियासत के जो बलरामपुर रियासत के जो महाराजा थे पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, ये थे। मैं पढ़ रहा था कि उसमें फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस के मालिक थे वो शामिल थे उसमें। करपात्री महाराज जी उसमें ऐड हुए। और बताया जाता है कि ये जो है ये दिग्विजय नाथ थे जो के नायर थे, पाटेश्वरी महाराज थे जो बलरामपुर रियासत के माजा राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, ये सब साथ में जो है वो खेला करते थे, केवल ये लॉन टेनिस खेला करते थे। वहीं उनकी दोस्ती हुई, वहीं उन लोगों ने तय किया और भगवान प्रकट हुए मस्जिद के भीतर। किस तरह से रखा गया उसकी कथा है, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, आप गूगल पे जाएंगे या कहीं अगर आप थोड़ा सा भी संजीदा नागरिक हैं तो आपको ये सच पता चल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जो प्रकट हुआ वाला भाव जो है, लेकिन भगवान प्रकट हो गए और वो बजने लगा भय प्रकट दीन दयाल। और उसके बाद जो है कहते हैं कि ये सब होने के बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखी। उस समय गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, मुख्यमंत्री थे वहाँ के। उनको चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी लिखी उन्होंने नेहरू जी ने कि ये क्या हो रहा है। गोविंद बल्लभ पंत ने उस समय डीएम थे वहाँ के, उस इलाके के, यही के नायर जो साजिश में शामिल थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये के नायर। और उन्होंने उनको रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री को कि अगर इसको छेड़छाड़ किया गया तो दंगे की स्थिति हो जाएगी, भयावह स्थिति हो जाएगी। और फिर यही जवाब जो है जो आया रिपोर्ट वगैरह के बाद, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू को भेज दी। उसके बाद ताला वगैरह लग गया, वो तमाम चीजें हुई, फिर वो विवाद हो गया। लेकिन इस विवाद को किस तरह से खड़ा किया गया ये पूरा इसका इतिहास है और कई लोगों ने छापा है, कई जगह इसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं अलग अलग जगहों पे। और इसमें कहते हैं कि जो ये जो प्रोग्राम बना था उसमें करपात्री महाराज जी को, करपात्री महाराज जो है वो हिंदू विचारधारा के बड़े समर्थक थे और वो खूब लड़ाई लड़ी संसद में भी, चाहे हिंदू कोड बिल हो या और चीजें हो, उसके संविधान के भी खिलाफ थे। और 1991 में हिंदू महासभा का साप्ताहिक हिंदू सभा वार्ता, उसमें एक आलेख भी छपा था। और भी लोग, बहुत सारे लोग लिख चुके हैं इस पर, लेकिन मेरे सामने जो अभी है वो उसके मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसमें कहा कि यज्ञ के आखिरी दिन महंत दिग्विजय नाथ ने विनायक दामोदर सावरकर के विचारों के मुताबिक हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को विदेशियों के कब्जे से मुक्त कराने के विचार पर चर्चा की। इस विचार पर करपात्री महाराज और के नायर पूरी तरह सहमत थे। और उस समय जो है नायर साहब फैजाबाद के, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, के जिलाधिकारी थे। और उनके ही एक और साथी थे गुरुदत्त सिंह। फिर फैजाबाद के जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे वो भी साथ हो गए। और फिर जो गुरुदत्त साहब थे वो खुद को भगवान का आदमी मानते थे और उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म का अस्तित्व है वो खतरे में है और हिंदुओं की वजह से खतरे में है जो कांग्रेस में है। कांग्रेस के खिलाफ जो है, आप जानते हैं गांधी की भी हत्या हुई, उसमें यही भाव था कि हिंदू के लिए खतरा है गांधी, और उनको मारा गया। बहरहाल ये इतिहास है, इतिहास में इतिहास जो है कुछ छुपाता नहीं है, कोई छुपाने का प्रयास करता है तो दूसरा उसको उघाड़ देता है, यही इतिहास है। अब ये है कि सबकी अपनी अपनी नजर है, सबके अपनी अपनी आंखें हैं, सबके अपने अपने दिमाग है, लेकिन सच हर तरफ से चौतरफा, जिसे आजकल मैं देख रहा था कि जो फ्रैक्चर होता है ना, कहीं हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो गया,
डॉक्टर आजकल बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। तो पहले तो एक्सरे किया जाता था, अभी भी एक्सरे होता है, लेकिन चौतरफा एक्सरे होता है, चारों तरफ से लिया जाता है। जैसे अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं, वैसे ही चारों तरफ से लिया जाता है। तो किसी भी घटना को कई एंगल से देखा जाता है, एक ही एंगल अब नहीं है। अब देखिए, आज चैनलों की बात कीजिए, कितने सारे चैनल हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, इतने सारे लेखक हैं, सबका अपना अपना एंगल है। सब एंगल से, हर एंगल से चीजों को देखा जाता है, जाति के एंगल से, धर्म के एंगल से, निरपेक्ष एंगल से, तमाम एंगलों से नहीं देखा जाता है, और कुछ छुपता नहीं। और आप अपने हिसाब से अपना एंगल पसंद करते हैं कि ये एंगल ज्यादा सही है। तो राम मंदिर जो बना, राम जो इस देश में है, राम तो आदर्श के प्रतीक है। और गांधी जो है, गांधी को मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि फाइनली ये जो है गांधी का ही देश है। इस आधुनिक देश की संरचना जो है, या जो है कहिए कि जो संकल्पना है, वो गांधी की है। अब गांधी ने उसको किस तरह से आगे बढ़ाया, उसके बाद उनके जो साथी थे, चाहे वो अंबेडकर हो, बाबा साहब हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे और जितने लोग थे, सब ने किस तरह से एक्सिक्यूट किया और कहाँ पहुंचाया। हालांकि गांधी जहां भारत को ले जाना चाहते थे, अब तक भारत वहां पहुंचा नहीं है, अभी बहुत दूर है। बीच बीच में भटकाने वाली स्थितियां भी आती रहती हैं। और पिछले 11 साल से जो चीजें चल रही है, वो तो वही है कि गांधी से कैसे दूर किया जाए, गांधी के सिद्धांत को कैसे मटियामेट किया जाए, और कैसे सावरकर का देश बनाया जाए, सावरकर का भारत। सावरकर के भारत में जो है वो नफरत है, मुसलमानों से नफरत है। सावरकर के भारत में हिंदू मुसलमान के अलावा जाति भेद भी, वर्णवाद भी। हालांकि गांधी भी वर्णवाद के समर्थक थे, लेकिन नफरत उनके विचार में नहीं था, नहीं थी। उनके विचार में मोहब्बत थी, सत्य अहिंसा था। लेकिन सावरकर के विचार में सत्य अहिंसा नहीं था। वो तो गाय को भी मारकर खाने की बात करते थे कि गाय के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन हिंदू, कई प्रकार के हिंदू हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, 3 तो मोटे मोटे हैं। उसके अलावा जो अवैधनाथ जी, महंत जी, आदित्यनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय है, और भी ढेर सारे संप्रदाय हैं। जैन भी, बुद्धिज्म भी, गुरु नानक भी, सबको ये लोग तो हालांकि शामिल कर देते हैं हिंदुइज्म में। हालांकि वो अलग अलग धाराएं हैं, बुद्धिज्म अलग है, जैनिज्म अलग है, गुरु नानक जो सिख धर्म है वो अलग है। लेकिन ये सब जो है गडमड करने का समय चल रहा है, सब गडमड। देखिए, कल मैं रात में आपको बता रहा था कि बिहार सरकार के माध्यम से अब बिहार में जो है हर पूर्णिमा को जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं बिहार के 2500, वहाँ सत्यनारायण कथा होगी। फिर देखिए, अभी जो है हर जगह ये दिखाया जाएगा मोदी जी ने किस तरह से धर्म ध्वजा फहराई और राम का आदर्श स्थापित किया, राम की तरफ ले चले। देखिए, भगवान शेषावतार के दर्शन कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन ये जो पूरा जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, राम की जो स्थापना हुई, वो विवादों के बीच है। राम को लेकर के विवाद है, वो चाहे सीता को लेकर के जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, या जो शंबुक को लेकर के जो वर्णन है, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी ढोल गवार सूत्र पशु नारी को लेकर के ढेर सारे हंगामे हैं। ये सब अब जो है छुपने वाले नहीं। ठीक है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, लेकिन ढेर सारी धाराएं हैं, और ये धाराएं जीवित रहेंगी, कोई धारा मर नहीं सकती। अगर किन्हीं को लगता है कि सारी धाराओं को हम कुचल देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, नहीं होगा। अभी देखिए, नक्सलाइट को लेकर के चल रहा है, हिडीमा मारा गया, सबसे बड़ा नक्सली, और सरकार जो है वो खुश है। लेकिन दिल्ली में ढेर सारे लोग हैं जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जिंदाबाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे जो आदिवासी नेता है, आदिवासी हैं, वो शोक मना रहे हैं। और जो हिडीमा का जो शव यात्रा जो निकली, उसमें गांव गांव लोग निकल के आए। आप किसी को नक्सलवादी कह दीजिए, आप किसी को अपराधी कह दीजिए, आप धर्म विरोधी कह दीजिए, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये दुनिया सबके लिए, ये देश भी सबके लिए। और आप जबरन कब्जा करेंगे, क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, सत्ता में किस तरह से आए हैं,
तो जो भगवान को प्रपंच के साथ लेकर के आएगा, वो सत्ता के लिए कौन सा प्रपंच नहीं रचेगा। और मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं। मोदी जी इसलिए याद किए जाएंगे पूरे भारतीय इतिहास में कि किस तरह से एक प्रपंची जो है प्रधानमंत्री देश में हुआ, जिसने प्रपंच किया सत्ता में बने रहने के लिए, इतिहास में बने रहने के लिए। लेकिन इतिहास में बने तो रहेंगे, लेकिन किस तरह से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए हर जगह जो है अभी, मैं देख रहा था कल कई सारी वीडियो, बिहार में कई शहरों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कई लोग अतिक्रमण के खिलाफ भी हैं कि आप जो है दुकानों, फुटपाथ पर दुकान लगा देते हैं, सड़कों को घेर देते हैं, झोपड़ा बना देते हैं, ये तो बहुत गलत है। लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं कि अरे ये हमें उजाड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि एक बड़ा अच्छा दिल्ली का प्रसंग है कि दिल्ली में जब सरकार ने तय किया कि सब झोपड़ों को हटाया जाए तो जाएगा, तो ज्यादा जो है, जो अर्थशास्त्री हैं विदेश के, यहाँ ही झोपड़ापट्टी में रहते हैं, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि वो झारखंड में भी है, झारखंड में रहते हैं वो। मैं उनसे मिलने की सोच में रहा हूँ, उनके पास जाया जाए, उनसे कुछ बात की जाए। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उसमें कहा कि जितना जो है झोपड़पट्टी का इलाका आपको दिखाई पड़ रहा है कि इतना कब्जा है, अतिक्रमण है, उससे ज्यादा गाड़ियों ने कब्जा कर रखा है। और अपने आप आसपास शहर में देख लीजिए, यहाँ देखिए दो तरफा कारें लगी है, मोटरसाइकिल लगी है, तो जितनी दुकानें हैं उसके 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना गाड़ियां सड़क घेर के रखती है। लेकिन आपने नहीं कहीं सुना होगा कि गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, 3,000 गाड़ियां तोड़ दी गई, नहीं आपने सुना होगा। 150 झोपड़े तोड़ दिए गए। और बिहार में भी ये खबर आ रही, जैसे उत्तर प्रदेश में खबर आ रही थी, कि बिहार से खबर आ रही है कि नालंदा जिला में 150 दुसाधों के घर तोड़ दिए गए, समस्तीपुर में तोड़ दिए गए, वो सरकारी जमीन पे। सरकारी जमीन का मतलब होता है जो मंत्री है उसके बाप की जमीन, सरकारी जमीन उसी को कहते हैं। सरकारी जमीन का मतलब होता है कि सरकार के पास है और वो सरकार जो है अपनी सुविधा के अनुसार लोगों के को देगी ताकि घर बना सके, रह सके। क्योंकि हर व्यक्ति को घर देना सरकार की जवाबदेही है। लेकिन हमारे देश में खास करके पिछले, हालांकि लंबे समय से ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को किस तरह से उजाड़ते हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं यहाँ रहता हूँ जिस इलाके में, बड़ा इलाका था जिसमें झोपड़पट्टी बसी हुई थी, तो झोपड़पट्टी इलाकों को उजाड़ा गया। उस समय शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में। कुछ बच्चे मर गए, चूंकि आमतौर पर बरसात में, ठंड में इस तरह की कार्रवाई करते, और उनको जो है किस तरह से हटाया गया। और बाद में क्या हो, वो घर जो है वो किसी को दे दिया जाता है, वडानी के दूध को दिया जाए, किसी और को दिया जाए, मंत्री खुद ले ले, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, वो पब्लिक के लिए नहीं खोलते, सरकारी वो खुल जाता है। जमीन सरकारी होती है, लेकिन कोई बिल्डर या कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पूंजीपति जो पैसे देता है, पार्टी को फंड देता है और वो करता है, वही हो रहा है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण जो है वो गाड़ी वालों ने किया, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती। ज्यादातर आप देखिएगा कि गाड़ी जो है वो बाहर सड़क पे ही पार्क करते हैं, सब गाड़ी खरीद लिए क्योंकि सस्ती है गाड़ियां। सस्ती मतलब इंस्टॉलमेंट पे मिलती है, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, चल रहा है जीवन। लेकिन एक बड़ी आबादी जो है जिनके पास गाड़ी तो छोड़िए, खाने के लिए थाली नहीं। कई स्कूलों की वीडियोज मैं देखता हूँ, बड़ी पीड़ा होती है कि उन स्कूलों में जो मिड डे भोजन दिया जाता है, बच्चे जो है कागज पे खाते हैं। कितना कितना विडम्बनापूर्ण है। कई सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ ढेर सारे लोगों को जो जिनके पास घर नहीं। अभी मैं आ रहा था स्टार बाजार से, एक आदमी जो है, यहाँ बड़े बड़े बीजेपी के झंडे लगे, बड़े बड़े मतलब आदमी से भी बड़ा, लंबा चौड़ा, और एक नहीं हजारों की संख्या में। स्टार बाजार से निकलते समय मैंने देखा कि एक आदमी एक दुकान के चबूतरे पे, जो टाइल्स, जो पत्थर लगा हुआ है उसके ऊपर सोया हुआ है, और बीजेपी का वो झंडा जो है ओढ़ा हुआ है। नीचे जमीन है, कितनी ठंडक होगी मैंने सोचा। और उसके ऊपर उसने जो है वो मच्छरों से बचने के लिए, हम घर में सोते हैं, खिड़की बंद रखते हैं, तब मच्छर इतने आते हैं कि बड़ी परेशानी हो जाती है, नींद नहीं आती। लेकिन सड़क पे बताइए जो सोते हैं कितने मच्छर काटते होंगे, किस तरह से वो पत्थर पे सोते हैं। और ऐसा वो अकेला आदमी नहीं था,
मेरे मन में आया कि मैं फोटो ले लूं, लेकिन मैंने कहा क्या फोटो लूं? एक आदमी थोड़े है जिसका फोटो लेकर के आपको दिखाऊं। आप खुद देखते रहते हो, आप सड़क पे निकलिए देखिए, दिख जाता है। लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक को उसकी परवाह नहीं। क्यों परवाह हो? जज साहब को सारी फैसिलिटी मिलती है, उनको क्या पता है भूख क्या होती है, उनको क्या पता है कि जो है सड़क पे सोने का मतलब क्या होता है। तो अभिजात्य हो गए, सरकार के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, गरीब के साथ आएंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। तो गरीब से जो है वोट भी नहीं मिल रहा है, इसलिए गरीब भी अपना वोट जो है बांट देता है। जो उसको कुछ पैसा देता है उसको दे देता है, दारू देता है उसको दे देता है। और गरीबों पे कई तरीके के लांछन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमीरों पे कोई लांछन नहीं। अमीर तो ईश्वर ने ही उसको अमीर पैदा किया, पूर्व जन्म के कर्म है कि सारे सुख मिल रहे हैं। गरीब है साला, पैदा ही गरीब हुआ, तो पहले ही भोगने के लिए आया। लेकिन क्या ये जो राम के मंदिर बन रहे हैं, जो सीता के मंदिर बनाने की बात की जा रही है, क्या इनके लिए क्या कहा जाए? मेरे पास शब्द नहीं है। दुख है, लेकिन क्या करेंगे दुख का इसका। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि सरकार हर किसी की मदद करे, और ये जो समानता की बात है हमारे संविधान में, समानता संविधान में ही रखने के लिए शब्द के तौर पर रखा रहेगा। उनको बड़ी आपत्ति है धर्मनिरपेक्षता शब्द से, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इंदिरा गांधी ने जोड़ा, लेकिन समानता तो शुरुआत से है, बाबा साहब ने लिखा, वो सब ने स्वीकार किया था समानता, न्याय, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा। हटा दीजिए समाजवाद और सब धर्मनिरपेक्षता, तो समानता है क्या? मोदी जी ने समानता को कहीं रहने दिया क्या? आदित्यनाथ की नजर में कोई समानता कोई चीज होती है? भाईचारा कोई शब्द है क्या? न्याय कुछ होता है क्या? जो मोदी जी कहें, जो योगी जी कहें, वही न्याय। ये लोकतंत्र नहीं, संविधान नहीं। तो दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी जो है, जो गरीब है, जो फुटपाथ पर सो रहा है, उसको भी भगवान सबसे पहले चाहिए, क्योंकि भगवान में घुसा हुआ है, भगवान ने उसको कष्ट दिया है। बाकी किसी की हिम्मत है जो उसको कष्ट दे? पूर्व जन्म के कर्म है, वो बड़ी ईमानदारी से मानता है, बड़े दिल से मानता है, अपने अस्तित्व को नहीं मानता है, अपने दुख को नहीं मानता है, वो दुख के कारण अपने कर्म को मानता है, और उस ईश्वर के प्रति कहता है कि भगवान कम से कम हमको हाथ पैर तो सही सलामत दिए हैं, उसको देखो जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है। तो है। और दुख की बात यह है कि हम सब उसमें शामिल हो गए, हमें दूसरों की पीड़ा व्यथित नहीं करती। हम यहाँ करके बोलते हैं, कई आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार क्या बोल करके जाते हैं, कुछ न्यूज तो सुनाते नहीं। यही न्यूज है देश में कि राम मंदिर जो है, हम वीडियो दिखा सकते थे, आप ही लोग ने देखना नहीं पसंद करते। जाइए चैनलों पे देखिए, राम कथा बज रही है, सत्यनारायण कथा कल सुना रहे थे, आज राम कथा सुनिए। फिर मोदी कथा एक दिन बनेगी, मोदी कथा गर्व से सुनाई जाएगी, और आप सब सुनने के लिए अभिशप्त है। तो अब प्लेइंग लेवल फील्ड पे बड़ी बात हो रही है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या करे विपक्ष। कल देखिए चार हम साथी थे, चारों आपस में लड़ रहे थे, आप लोगों ने गौर किया हो, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे थे। सुरेंद्र भाई साहब, विनय भाई, प्रफुल्ल जी, मैं भी आपस में लड़ रहे थे, और यही चौपाल है। लेकिन हम सब इस बात पे सहमत हैं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। और प्लेइंग लेवल फील्ड जिसको कहते हैं बार बार की, जो सरकार में जो है उनके पास पैसा है, सरकारी पैसा, कोई 10,000 दे देता है, कोई 5,000 दे देता है, कोई 2,000 दे देता है, लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं, और फिर जो है वो वोट देते हैं। क्योंकि कई लोग जैसे कल जो बोल रहे थे, कई लोग 10,000 में बिक गए। अरे भाई, जिसके पास 100 रुपया जेब में नहीं होता है उसके लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। आप उस पीड़ा को नहीं समझ पाते हो, आप भी बिक जाते हो। नौकरी के लिए जो है सरकार के जूते चाटते हो। आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं? जूते ही चाट रहे होते हैं। मंत्री बनने के लिए जूते चाट रहे हैं, पीछे गाली देते हैं मोदी को, लेकिन सामने आते हैं तो बिछ जाते हैं। वो क्या है? वो तो गरीब है, उसके पास अभाव है, रोटी नहीं है उसके पास, उसके पास कोई दृष्टि अब नहीं बची है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो 10,000 में बिक गया, रोज गीत गा रहा है। कि आप कितने में बिके हुए हो?
आप अपने सुख के लिए कि कहीं मैं मार न दिया जाऊं, कहीं मैं पिट न जाऊं, कहीं मैं नौकरी से न निकाल दिया जाऊं, आप भी तो चुप रहते हो। तो आप क्या हो? मैं तो उनसे ज्यादा नीच मानता हूँ उन लोगों को जो बड़े बड़े घरों में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और वो तलवे चाट रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। 10,000 5 किलो अनाज बिहारी खाने में सब लगे हुए हैं। हमारे राइट साइड भी कई लोग आते हैं, वो आकर के कहते हैं बिहारी बिक गए। अरे कौन नहीं बिका हुआ? कोई प्रदेश का नागरिक बताओ यार। राजस्थान क्या है, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में 25 साल से बीजेपी सरकार है। कोई गुजराती को कुछ नहीं बोल रहा है। गुजराती बड़े बिजनेस बांट रहे हैं, धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। बिहार वाला जो है आ गया तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। मेरी पत्नी कल बोल रही थी सूरत चलना, कि सूरत बर्बाद हो गया, तुमको पता है? वहां जो है न हीरा व्यापार रहा, न सूती वस्त्र व्यापार रहा। सूती वस्त्र व्यापार पहले ही चला गया था तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी इसलिए चल रहा है कि वो जो है पावरलूम में मजदूर जो है वो बिहारी है। बिहार सरकार जो है ये क्या करेगी मुझे नहीं पता। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि गटर में और कूदने जा रहे हैं। ये 5 साल सरकार चलने वाली नहीं है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कौन सरकार आएगी जो बिहार को बेहतर बिहार बनाएगी? वो पावरलूम जो अभी तमिलनाडु में है, वो पावरलूम बिहार में कैसे आएगा? वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ से चिप्स बन के जाता है, वो बिहार में कैसे बनेगा? ये सब समझना जरूरी है। लेकिन हम एक दूसरे को गाली देंगे, उससे हमारा हल नहीं होगा। हम महाराष्ट्र वालों को गाली दें, महाराष्ट्र वाले हमको गाली दें। तो यही तो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम आप लड़े, गाली गलौज करें। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, गुजरात में कौन नीतीश कुमार है? गुजरात में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, तो किसकी वजह से? इसकी समीक्षा करें। महाराष्ट्र में सरकार है बीजेपी की, तो किसकी वजह से? राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में 25 साल से सरकार है बीजेपी की, तो किसकी वजह से? छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो किसकी वजह से? इस पर विचार करें। छोड़ दें बिहार। बिहार में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा। अपने खुद गिर के उठेंगे, लड़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बिहारी को समझ में आएगा। अभी देखिए वहां सड़क पे लड़ रहे हैं, पुलिस वालों से हर जगह भीड़ जा रहा है। पटना में भी मर्डर हुआ है कल, एक व्यापारी की, और मार करके भाग रहा था। पुलिस वाले कब आएंगे पता नहीं, पब्लिक ने घेर करके उसको भी मार दिया। तो बिहार में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है? भजन बज रहे हैं। वो जो राम सत्यनारायण की कथा करने जा रहे हैं, कितना उसका विरोध होगा या कितना उसका उस पर चर्चा होगी, हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो वहां पचेगा नहीं, वहां बहुत मुखर है लोग। बाकी राहुल गांधी कह ही रहे हैं चुनाव आयोग ने जो है चुनाव लूट लिया। तेजस्वी यादव हालांकि जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है नेताओं से कि रिपोर्ट दीजिए हम क्यों हारे। हालांकि लोग ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा में भी जब हारे थे तो रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट धूल फांक रही है। रिपोर्ट को कोई चर्चा नहीं। अगर रिपोर्ट पर चर्चा हुई होती, 2024 के विधान लोकसभा चुनाव में जो हारे थे उस पर अगर चर्चा की होती, तो विधानसभा में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लोग कह रहे हैं। तो हमको अपनी गलती नहीं दिखती है, दूसरों की गलती सबसे पहले दिखती है। देखना भी चाहिए, आंखें बाहर की तरफ दिखती है, अंदर की तरफ आंखें देखती नहीं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।